हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसको हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट? दोज एलिमेंट्स इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स। वो एलिमेंट जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं p block element. So those elements in which valence electrons are present in p orbitals are known as p block element. Its general electronic configuration is ns2 np126। मतलब ns2 के भरने के बाद इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाना शुरू करेंगे और p ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक एकोमोडेट होने का जगह होता है, इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np126। और पीरियोडिक टेबल में p ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लोकेशन है इट इज फ्रॉम 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। कहां से कहां तक है? 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक है। It is divided into 13, 14, 15, 16, 17 and 18 ग्रुप। मतलब NP1 से शुरू करके NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6 तक के एलिमेंट्स जो है वो P ब्लॉक के अंदर हैं। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और UUT ट्राइयम, इट इज मेंबर ऑफ बोरॉन फैमिली। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन, लेड के साथ UUQ अनक्वाडियम। नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और उसके साथ साथ UUP पैंटियम। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम UUH उसके साथ और आ जाएगा अनहेक्सियम। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन और उसके साथ UUS अनसेप्टियम। ओके, इसके बाद 118th एलिमेंट मिलेगा आपको इनर्ट गैसेस के साथ। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन के साथ साथ UUO ऑक्टियम इज द मेंबर ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स मतलब धातु, अधातु और उपधातुओं का समूह है पी ब्लॉक मेंबर। पी ब्लॉक का जो मेंबर्स हैं उनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स सब कुछ शामिल है। बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम और एस्टेटिन जो है वो मेटालॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन जो है वो इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद सिलिका और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक जैसा व्यवहार करते हैं। क्या खास बात होती है सेमीकंडक्टर्स की? कंडक्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट हीट, तो उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ब्रोमीन एक सिंगल लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। इसके बाद गैलियम ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हथेलियों पर रखने पर पिघल जाता है। ये मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मेटल्स के केस में अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली मेटल है एल्यूमिनियम।
अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्यूमिनियम का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा होता है, नियरली 50% के आसपास, 50% के आसपास ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में रहता है। बट इट इज इन कंबाइंड फॉर्म विथ ओर्स जैसे ZnO, Cu2O, FeO, Fe2O3, तो कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन रहती है अर्थ क्रस्ट में। इट इज नॉट लाइक ऑक्सीजन गैस। और अगला पॉइंट हमने लिया है रेडॉन इज द रेडियो एक्टिव मेटल और रेडियो एक्टिव नॉन मेटल एंड इट इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन अक्रिय गैसों में वह गैस है जो वातावरण में अनुपस्थित होती है। रेडॉन 222, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ओके, रेडियम और पोलोनियम दो ऐसे एलिमेंट है जिनको मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया। तो रेडियम एंड पोलोनियम वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। अब बोरॉन फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। तो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये मेंबर्स हैं बोरॉन फैमिली के। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चली गया है, NH2NP1 रहेगा। एटॉमिक रेडियाई, यहां पे एक खास बात है। एटॉमिक रेडियाई मतलब साइज ऑफ एटम नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए, नीचे जाने पर कंटिन्यूअस बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आप ध्यान से देखो, गैलियम का साइज या एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम हो गया है। गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम है। द लॉजिक इज कंप्लीटली फिल्ड, d orbitals are present in the valence shell and inert core। इनर्ट कोर और बैलेंस सेल मतलब जैसे अक्रिय कोर जहां तक रहता है 2, 8, 18, 18 के बाद वाला जो बैलेंस सेल है उसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। को कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन कहीं आने जाने वाले नहीं हैं और जब जाएंगे आएंगे नहीं तो वो शील्ड पुअरली की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लॉजिक दिया? द एटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम because in case of gallium completely filled 3d orbitals are present in between the valence shell and inert core which shield valence electron quite poorly, जिससे valence shell के इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा। और नेचुरली जब शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है, उसके कारण गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज टू बी रिमेंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 बट द टेंडेंसी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउनसाइड इन द ग्रुप। +3 का टेंडेंसी नीचे जाने पर घटता है और +1 का टेंडेंसी नीचे जाने पर बढ़ता है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम, थैलियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, थैलियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। द लॉजिक इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो थैलियम में क्या ध्यान रखना है कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए थैलियम अगर कभी ट्राइक्लोराइड मतलब TlCl3 बनाता भी है तो वो TlCl में जाने की
कोशिश करेगा, TlCl में जाने की कोशिश करेगा और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बोरॉन पे 2, एल्यूमिनियम पे 1.5, नियरली क्लोज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गैलियम पे 1.6, इंडियम पे 1.7 और थैलियम पे 1.8। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअस कम होनी चाहिए, लेकिन गैलियम पे साइज थोड़ा छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है। इसके बाद थैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंडियम से ज्यादा है, ये याद रखना है। थैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा है, क्योंकि थैलियम के केस में कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल होगा और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के कारण स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। थैलियम में 4f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग पावर, तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बोरॉन फैमिली में एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। और थैलियम यहां पे प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है, इट मींस इट इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, +3 से +1 पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि +1 उसके लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। +3 से +1 अपने आप रिड्यूस होने की कोशिश करता है, और जो एलिमेंट इटसेल्फ रिड्यूस होता है इट इज वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सबको ध्यान रखना है। ऑल मेंबर्स रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। सभी मेंबर्स अगर एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो M2O3 या E2O3 भी कह सकते हो, एलिमेंट 2 और ऑक्सीजन 3 M2O3 टाइप के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। M2O3 टाइप के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। कंडीशन क्या ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ एयर। क्रिस्टली बोरॉन सीधे वायु से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको बारीक पीस दिया जाए, फाइनली डिवाइडेड बोरॉन रिएक्ट विथ एयर, बारीक पीस दिया जाए तो वो एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा। अब ऑक्साइड में क्या क्या ध्यान रखना है, B2O3 एसिडिक नेचर का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के हैं, जबकि इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। In2O3 and Tl2O3 आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आई, व्हेन एल्यूमिनियम react with air to form a layer of oxide on its surface, it is act as a protective layer of aluminum. एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है तो वो एल्यूमिनियम धातु की सुरक्षा करती है। इट इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर एल्यूमिनियम। कुछ मेटल्स जैसे आयरन है,
आयरन के ऊपर जब आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है तो वो आयरन को खराब कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। इट इज कॉल्ड रस्टिंग एंड कोरोजन, साइमल्टेनियस रस्टिंग और कोरोजन होता है। लेकिन एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर जो लेयर जमा होती है वो उसको सुरक्षा देती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है तो वो एसिड या बेस से इफेक्टेड नहीं होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर का भी मेटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिएक्शन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएंगे और हायर बट गैलियम, इंडियम और थैलियम नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि गैलियम, इंडियम और थैलियम नाइट्रोजन से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, तो बोरॉन केवल उस कंडीशन में वाटर से रिएक्ट करेगा व्हेन इट इज रेड हीट, जब वह रक्त तप्त होगा। तो रक्त तप्त बोरॉन वाटर से रिएक्ट करके B2O3 बनाएगा। एल्यूमिनियम अगर प्योर एल्यूमिनियम मेटल है, मतलब उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं है, तो आसानी से वो वाटर के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना देगा। गैलियम, इंडियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। गैलियम और इंडियम, अब ये जो स्पेसिफिक चीजें आती है ना कि जैसे दो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको ध्यान भी रखना पड़ता है। गैलियम एंड इंडियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। थैलियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजनेटेड वाटर ओनली। थैलियम ऑक्सीजन युक्त पानी से क्रिया करेगा, मतलब पानी में नेचुरली ऑक्सीजन रहती है, मतलब नॉर्मल वाटर से आप रिएक्ट करा दीजिए, वो लैब वाटर ना हो तो रिएक्शन हो जाएगी और TLOH बन जाएगा। फिर से एक बार, बोरॉन रिएक्ट्स ओनली विथ रेड हीट। बोरॉन केवल तब क्रिया करता है जब वह रक्त तप्त होता है। शुद्ध एल्यूमिनियम अगर होगा, कहने का मतलब यह है कि अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं होगी तो एल्यूमिनियम मेटल आसानी से एयर, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर खाने के साथ आपके पेट में जाता है तो वो धीरे धीरे जो है अल्जाइमर्स नाम का डिसीज काज करता है, विच काजेस द परमानेंट मेमोरी लॉस, जिसके कारण मेमोरी परमानेंटली चली जाती है। गैलियम और इंडियम ना तो गर्म पानी से क्रिया करेंगे ना ठंडे पानी से क्रिया करेंगे। थैलियम ऑक्सीजनेटेड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अगली रिएक्शन पे बात करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बोरॉन में ये प्रॉपर्टी है कि वो मेटल से रिएक्ट करके बोराइड बनाता है। लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बोरॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम बोराइड। मैग्नीशियम बोराइड, दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट ओनली इन बोरॉन। एल्यूमिनियम भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाता है, लेकिन वो मेटल नहीं है कार्बन यहां पे, है ना। तो रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कालीज, तो बोरॉन के लिए ध्यान रखना है यहां पे एक पॉइंट कि बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब उस एसिड के साथ बोरॉन क्रिया नहीं करता है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, लाइक HCl। ओके, तो ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसके साथ बोरॉन कोई रिएक्शन नहीं करता है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ रिएक्ट करके वो बोरॉन की रिएक्शन अगर HNO3 के साथ होगी तो बन जाएगा बोरिक एसिड। एल्यूमिनियम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, गिव्स AlCl3। H2SO4 के साथ भी
रिएक्ट कर लेगा एल्यूमिनियम एंड इट गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। एज सेम एज दोनों अल्कली के साथ भी रिएक्ट करेंगे, दोनों अल्कली के साथ भी रिएक्शन करते हैं। बोरॉन KOH के साथ रिएक्शन करके K3BO3 बनाएगा, पोटेशियम बोरेट, जबकि एल्यूमिनियम NOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। इस रिएक्शन में देखो ये वाटर यहां आएगा और यहां नहीं रहेगा वाटर, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। एल्यूमिनियम मेटल बिकम्स पैसिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्यूमिनियम मेटल नाइट्रिक एसिड के इन्फ्लुएंस के कारण पैसिव हो जाता है, वो फिर किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम मेटल पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत बना देता है। इसके बाद बात करेंगे हैलाइड्स के बारे में। तो इस फैमिली के जो मेंबर है वो EX3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर ऑक्साइड हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या खास बात होती है इन हैलाइड्स में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर होते हैं, लेकिन कुल जो टोटल इलेक्ट्रॉन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोरॉन सेंट्रल 5, बैलेंस सेल में 3 और 3 उसने फ्लोरीन से दोस्ती करके ले लिए, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ओनली देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 शॉर्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो जरूरत पड़ने पर अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन गेन देगा तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इसलिए बोरॉन या इस फैमिली के मेंबर्स के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो लुईस एसिड जैसा बिहेव करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, टेंडेंसी of gain of electron pair and it is act as a Lewis acid, इसलिए इसको हम लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। तो हियर इज द बोरोन ट्राइओडाइड, देन बोरोन ट्राइब्रोमाइड, देन बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड देन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। लुईस एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड से लेकर बोरोन ट्राइआयोडाइड तक बढ़ेगा, मतलब BiI3 जो है, BiI3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा। उसका कारण क्या हुआ? बोरॉन और फ्लोरीन दोनों के 2s2p ऑर्बिटल हैं, दोनों छोटे साइज के एटम हैं, बोथ आर द स्मॉलर साइज ऑफ एटम। तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन के पास जो कंडीशन है, जब वो बोरॉन से जुड़ रहा है तो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। देयर आर 3 लोन पेयर्स ऑन द फ्लोरीन एटम, और ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको क्या करेगा? इस खाली ऑर्बिटल में डालने की कोशिश करेगा, इस खाली ऑर्बिटल में डालने की कोशिश करेगा। और अगर इसने खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डाल लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड के केस में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए वो साइड वाइज ओवरलैप करने का ट्राई करेगा, और इसीलिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो एसिडिक ऑर्डर है वो कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस साल।
अगले पॉइंट पे बात करते हैं बोरेक्स। अब बात कर रहे हैं हम लोग बोरेक्स के बारे में। तो Na2B4O7.10 वाटर इज कॉल्ड बोरेक्स। तो फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरेक्स का फॉर्मूला। Na2B4O7.10 वाटर इज कॉल्ड बोरेक्स। ओके, और बोरेक्स को सुहागा या टिंकल भी कहते हैं। बोरेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड टिंकल और सुहागा। बोरेक्स को सुहागा या टिंकल भी कहते हैं। अब एक बोरेक्स है ज्वेलर्स बोरेक्स। ज्वेलर्स बोरेक्स, तो ज्वेलर्स बोरेक्स क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा बदल रहा है। पेंटाहाइड्रेटेड होता है ये, इट इज पेंटाहाइड्रेटेड। कैसा है, पेंटाहाइड्रेटेड है। ज्वेलर्स बोरेक्स कैसा होता है, पेंटाहाइड्रेटेड होता है, इट इज पेंटाहाइड्रेटेड। और एक स्लोगन, एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, सोने पे सुहागा। तो अगर गोल्ड मेटल के वायर को जोड़ करके हम ज्वेलरी बनाते हैं, और अगर ज्वेलरी बनाने के लिए मेटल को जोड़ना पड़ेगा तो इसमें सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, और सोल्डरिंग करनी पड़ेगी तो इसका मतलब यह है कि सोल्डरिंग के लिए किसी दूसरे मेटल को यूज करना पड़ेगा। तो अगर किसी दूसरे मेटल की जगह आप बोरेक्स में हीट करके जोड़ोगे तो वहां पे आपको दूसरा मेटल इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मतलब प्योर गोल्ड के वायर को हम बोरेक्स के हेल्प से जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। और स्ट्रक्चर है बोरेक्स का, तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर में जो दो बोरॉन एटम हैं वो sp3, देखो जो 4 सिग्मा फॉर्म कर रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और जो दो बोरॉन के एटम्स हैं 1-2 सिग्मा वाले वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बोरॉन एटम बोरेक्स के फॉर्मूले में। अब हाउ टू प्रिपेयर द बोरेक्स, तो Ca2B6O6 इज कॉल्ड कॉलेमनाइट। ये फॉर्मूला है कॉलेमनाइट का। कॉलेमनाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे। व्हेन कॉलेमनाइट इज हीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट देन इट गिव्स बोरेक्स, तब बोरेक्स बनेगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बोरेक्स, सोल्यूबल इन वाटर भी होता है। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सोल्यूबल इन वाटर। बोरेक्स वाटर के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड बनाता है। आपको भी रिएक्शन अब सीधे सीधे याद रखना है। जो बच्चे 12th पास हो गए हैं उनके लिए बैलेंसिंग का कोई काम नहीं है, जहां पे स्पेसिफिक नहीं है वहां पे, ठीक। तो जैसे बोरेक्स को वाटर से ट्रीट करेंगे तो बोरिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो भी बोरिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो भी बोरिक एसिड बन जाएगा। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it is known as borax bead test. borax bead test, सुहागा मन का परीक्षण। मन का मतलब होता है मोती। तो जब बोरेक्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली, देन इट गिव्स B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको, बोरिक एनहाइड्राइड। और ये कांच के जैसा मास होता है, इट इज ग्लासी मास। और इसी ग्लासी या ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास को हम कहते हैं बोरेक्स बीड। दिस ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास इज कॉल्ड बोरेक्स बीड। ओके, और बोरेक्स बीड का यूज हम करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अकार्बनिक लवण की पहचान के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। अब देखो, अगर बोरेक्स बीड पे हम कॉपर ऑक्साइड डालें तो पहले क्यूप्रिक मेटाबोरेट का ब्लू कलर आता है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट का ब्लू कलर आता है। फिर इसके बाद
कार्बन पाउडर के साथ हीट करने पर ये ब्लू कलर जो है वो क्यूप्रस में बदलता है। ब्लू कलर वाला जो कंपाउंड है वो क्यूप्रस मेटाबोरेट में बदलता है और क्यूप्रस मेटाबोरेट कलरलेस होता है। इट इज कलरलेस कंपाउंड, रंगहीन है ये। और क्यूप्रस मेटाबोरेट को वापस से कॉपर के कार्बन के साथ जब गर्म करेंगे तो रेड कलर आएगा। तो दिस रेड कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। अब ये पूछेंगे कि कैसे कैसे क्या चेंजेस हुए। तो पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोरिक एनहाइड्राइड के साथ ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है क्यूप्रिक मेटाबोरेट। कार्बन पाउडर के साथ हीट करने पर ये चले जाएगा क्यूप्रस मेटाबोरेट में। क्यूप्रस मेटाबोरेट इज अ कलरलेस कंपाउंड। क्यूप्रस मेटाबोरेट एक रंगहीन यौगिक है। ओके, और क्यूप्रस मेटाबोरेट को जब पुनः कार्बन के साथ अगेन कार्बन पाउडर के साथ हीट करते हैं तो ये रिड्यूस होकर के कॉपर में चले जाएगा। तो पहले ब्लू कलर आया, फिर कलरलेस हुआ और फिर रेड कलर आया। तो कलर का ओरिजिन क्यूप्रिक मेटाबोरेट ब्लू, क्यूप्रस मेटाबोरेट कलरलेस और कॉपर के बनने के कारण आता है इसका रेड कलर। रेड कलर कॉपर के बनने के कारण आता है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पे जिसको हम कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। इसी तरह से Cr2O3 के साथ अगर हम B2O3 को ट्रीट करेंगे तो आ जाएगा CrBO3 होल BO2 होल थ्राइस, BO2 होल थ्राइस, और यहां पे ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। निकल ऑक्साइड के साथ B2O3 प्रोड्यूस करेगा NiBO2 होल ट्वाइस, NiBO2 होल ट्वाइस। निकल के साथ भी टेस्ट दे देगा, मैंगनीज के साथ भी ये टेस्ट दे देगा B2O3। तो डिफरेंट कलर के कंपाउंड बनाएगा। निकल के साथ ब्राउन, मैंगनीज के साथ लगभग पिंक कलर, और कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ B2O3 जो है बनाएगा CuBO2 होल ट्वाइस। कोबाल्ट मेटाबोरेट अगेन ब्लू कलर का कंपाउंड है, कोबाल्ट मेटाबोरेट। तो कोबाल्ट मेटाबोरेट भी ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। दिस इज नोन एज बोरेक्स बीड टेस्ट। इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। अब बात करेंगे अबाउट बोरिक एसिड। तो देखो H3BO3, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज BOH होल थ्राइस। इसको हम BOH होल थ्राइस से भी लिख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर? तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड को वाटर से ट्रीट करके, बोरोन नाइट्राइड को वाटर से ट्रीट करके, ये रिएक्शन एक बार आ चुकी है। बोरोन नाइट्राइड पे पानी डालेंगे तो कौन सी गैस मिलेगी? तो दिस टाइम इट गिव्स अमोनिया गैस। B2H6 इसका डाइबोरेन वाटर के साथ ट्रीट करने पर ये बोरिक एसिड बनाएगा। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन नाइट्राइड, इसके साथ साथ B2H6 वाटर के साथ ट्रीट करने पर बोरिक एसिड देते हैं। आप ऐसा कंबाइंडली ध्यान रख लीजिए। ओके, कोलेमेनाइट को सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करने पर, कोलेमेनाइट विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन गिवन बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी, तो इट इज सॉफ्ट निडल लाइक क्रिस्टल। सॉलिड बोरिक पाउडर आपने देखा होगा कैरम बोर्ड पे डालते हैं। ओके,
तो इट इज सॉफ्ट निडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग सॉपी टच, जिसका साबुन जैसा टच होता है। इट इज लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अब एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल रहा हूं सब। बोरिक एसिड इज वीक मोनोबेसिक एसिड, दुर्बल मोनोबेसिक मतलब OH को गेन करने वाला एसिड है। इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड। जैसे HCl है तो वो एक प्रोटॉन देता है ना भैया, लेकिन बोरिक एसिड प्रोटॉन नहीं देता है, बोरिक एसिड प्रोटॉन नहीं देता है। तो बोरिक एसिड जो है मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, नॉट अ प्रोटिक एसिड, क्योंकि बोरिक एसिड एक OH को गेन करता है, OH को गेन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोरिक एसिड HbO2 में टूटता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोरिक एसिड मेटा बोरिक एसिड में जाता है। 160 डिग्री पर ये चला जाता है टेट्राबोरिक एसिड में, H4B4O7 और H2B4O7 होना चाहिए, ये H2B4O7, H2B4O7, दिस इज कॉल्ड टेट्राबोरिक एसिड। और 160 डिग्री से ऊपर हीट करने पर ये फिर से बोरिक एनहाइड्राइड में बदल जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ध्यान रखना है। बोरिक एसिड 100 डिग्री पर मेटाबोरिक एसिड में, 160 डिग्री पर टेट्राबोरिक एसिड में, और उससे भी ऊपर के टेम्परेचर पर स्प्लिट हो जाता है B2O3 में। नाउ अबाउट यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, तो एज ए एंटीसेप्टिक फॉर आईज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज। आंखों को धोने के लिए बोरिक एसिड का पाउडर यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के जैसा यूज करते हैं, एंड सो मेनी यूजेस इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज। नाउ अबाउट बोरेन्स, तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन, बोरॉन और हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को हम कहते हैं बोरेन्स। 2 series of boranes are possible, that is BnHn+4 and BnHn+6, like alkanes, जैसे हम लोग एल्केन कहते हैं ना, वैसे ही BnHn+4, BnHn+6। जैसे मैंने यहां पे N की जगह 2 रखा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो B2, 2 इंटू H तो 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। अगर मैं यहां पे 5 रखता हूं तो B5 और 5 और 4 9, B5H9। तो ये बोरेन के 2 क्वालिटी है, निडोबोरेन और अर्केनोबोरेन। वन ऑफ देम इज BnHn+4 and another one is BnHn+6. So nidoborane, archenoborane are the 2 types of borane, that is BnHn+4 and BnHn+6. और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका B2H6. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइबोरेन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2 चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे? BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पहला रिएक्शन हुआ। तो यहां से ये इसको लेके जाएगा B2H6 में। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सोडियम हाइड्राइड B2H6, BCl3 का रिडक्शन करेंगे तो भी B2H6 बन जाएगा। B2H6 कलरलेस गैस होती है, डाइबोरेन कलरलेस गैस है विच इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर,
और कम तापक्रम पर यह स्थायित्व प्रदर्शित करती है, इट्स प्रॉपर्टीज। एयर के साथ रिएक्ट करके B2O3, वाटर के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड, KOH के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बोरेट, और अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट लो टेम्परेचर B2H6 react with ammonia, at low temperature B2H6 react with ammonia to form addition products। तो कम तापक्रम पर ये योगात्मक यौगिक बनाएगा। लो टेम्परेचर पर B2H6 अमोनिया के साथ एडिशन करेगा क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है। ओके, अब अगर इस कंपाउंड को हम हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स वोलेटाइल कंपाउंड कॉल्ड बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो 200 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर ये बोराजीन बनाएगा, और बोराजीन जो होता है इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, और बोराजीन इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। तो इसको याद रखना है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं बोराजीन को, और दोनों के पास जो है 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इथेन में देखो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करके C2H6 बना देगा। ओके, तो क्या ध्यान रखना है, प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 इज पॉसिबल। इथेन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि बोरोन ट्राइहाइड्राइड या डाइबोरेन जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। एक बोरॉन के पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, इसने भी 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग बिटवीन बोरॉन एंड बोरॉन। नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग बिटवीन बोरॉन एंड बोरॉन। बोरॉन एंड बोरॉन के बीच बॉन्डिंग के लिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए डाइबोरेन की एक समतल संरचना संभव नहीं है। सो व्हाट हैपेंस हियर, 2 बोरॉन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन। 2 बोरॉन एटम एक समतल में उपस्थित होंगे। ईच बोरॉन एटम फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। हर बोरॉन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंसी बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंसी बना लिया तो बोरॉन के पास बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोवेलेंसी बनाने में खत्म हो गए। तो हर बोरॉन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये जो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोरॉन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 3 कॉर्नर को, एक BHB 3 कॉर्नर को, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 3 कॉर्नर को जोड़ रहे हैं। तो डाइबोरेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला ब्रिज बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला ब्रिज बनता है। दिस इज कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड, इसीलिए इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड भी कहते हैं। तो थ्योरेटिकली भी मैंने उसको लिख दिया है आपके लिए। डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इन विच 2 boron atoms are present in a plane. Each boron atoms form 2 covalent bond with hydrogen atom and 2 hydrogen atoms present up and down, which forms the bridge. In bridge, 2 electron connect the 3 corners, and this structure is also known as 2 electron 3 corner compound, and the bonding of the bridge is called banana bond. और bridge में जो bonding है इसको हम कहते हैं
बनाना बॉन्ड, क्योंकि उसका शेप बनाना या ब्रिज के जैसा आता है। नाउ अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद द एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला मेटल है। अब इसके इंपॉर्टेंट ओर्स, तो Al2O3, इट इज कॉल्ड कोरंडम, रूबी, सफायर, इमरल्ड, मतलब आपका पुखराज, नीलम, इन सब का फॉर्मूला भी Al2O3 ही है। ओके, तो इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके बाद Al2O3 डॉट सिंगल वाटर इज कॉल्ड डायस्पोर, डॉट डबल वाटर इज कॉल्ड बॉक्साइट, डॉट ट्रिपल वाटर इज कॉल्ड गिप्साइट। सब मैंने लाइन से ही लिखे हैं। Al2O3 is corundum, Al2O3 single water is diaspore, Al2O3 2 water is bauxite, Al2O3 3 water is gibbsite, और Na3Alf6 is called cryolite, KAlSi3O8 is called feldspar or mica, and MP is the large producer of mica in India. कटनी बालाघाट माइंस में बहुत सारा अब्रक पाया जाता है। ओके, तो Al2O3.2 वाटर सबसे चीप ओर है, सबसे सस्ते में एल्यूमिनियम हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइट जो है वो एक ऐसा ओर है जो एसिड या बेस में डिसॉल्व हो सकता है, एंड व्हेन एन ओर इज डिसॉल्व्ड इन एसिड और बेस देन इट इज फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय लीचिंग, निक्षालन या केमिकल सेपरेशन मेथड यूज होता है इसके लिए। जैसे सल्फाइड्स के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं, हैबियर वाले के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्टेनाइट और वोल्फ्रामाइट को अलग अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं, एज सेम एज बॉक्साइट के कंसंट्रेशन और सिल्वर और गोल्ड के कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं लीचिंग। सिल्वर और गोल्ड के कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं फिनोमेना लीचिंग का। और लीचिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस यूज होते हैं। ये बेस होते हैं इंप्योरिटीज पर। आपको केवल इंप्योरिटी और केमिकल ध्यान रखना है यहां पे। तो बेयर्स जब आयरन ऑक्साइड इंप्योरिटी होगा, आयरन ऑक्साइड एज इंप्योरिटी इन बॉक्साइट, तो यूज करेंगे बेयर्स। आयरन ऑक्साइड और SiO2 दोनों इंप्योरिटी होगी तो सिलिका। और सरपेक्स प्रोसेस तब यूज करेंगे व्हेन SiO2 इज इंप्योरिटी। तो लीचिंग के बाद ये आ जाएगा एल्यूमिना में, लीचिंग के बाद ये आ जाएगा एल्यूमिना में। एल्यूमिना का डिसएडवांटेज ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट बाय मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार इज CaF2, क्रायोलाइट इज Na3Alf6, तो ये दोनों केमिकल मिला करके हम एल्यूमिना को कंडक्टर बना देते हैं और उसका मेल्टिंग भी 2050 से 2050 से रिड्यूस करके कम करके 850 पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम एल्यूमिना को इंप्योर एल्यूमिनियम पर ले आते हैं और इंप्योर से प्योर पर जाने के लिए हूप्स प्रोसेस यूज करते हैं। तो अगेन बॉक्साइट को एल्यूमिना में बदलने के लिए बेयर्स कब यूज करेंगे, जब आयरन ऑक्साइड इंप्योरिटी होगी। हॉल्स कब यूज करेंगे, व्हेन आयरन ऑक्साइड एंड SiO2 आर द इंप्योरिटी। सरपेक कब यूज करेंगे, जब SiO2 इंप्योरिटी होगा। तो ये पहुंच जाएगा एल्यूमिना पर। एल्यूमिना कैसा होता है, बैड कंडक्टर, मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय एडिशन ऑफ
Na3, AlF6 cryolite, and CaF2 is called fluorspar. CaF2 is called fluorspar. ये दोनों केमिकल मिलाने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पर आ जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इसको हम इम्प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्योर से प्योर पर जाने के लिए हम यूज करेंगे हूप्स प्रोसेस। ओके, तो बेयर्स प्रोसेस, जहां पे आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, NOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हीट करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बॉईल करने पर और फिर कैल्सिनेट कर देंगे तो Al2O3। हल्स प्रोसेस में केमिकल चेंज हो गया, Na2CO3 एज अ कैटालिस्ट या एज अ रिएजेंट यूज होता है। और सरपेक में कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, वापस एल्यूमिनियम नाइट्राइड बॉईल करने पर जाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस अमोनिया, और AlOH होल थ्राइस को हीट कर देंगे तो ये मिल जाएगा Al2O3। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे उसके बाद, क्योंकि हमने कंडक्टिविटी को बढ़ा लिया है। तो कैथोड पर हमें एल्यूमिनियम मिलेगा, एनोड पर जो है AlF3 बन रहा था तो एनोड पर हमें मिल जाएगी फ्लोरीन गैस, और ये फ्लोरीन जो है वापस से एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके इसको AlF3 में चेंज करता रहेगा और AlF3 आगे के प्रोसेस में कैरी ऑन होता रहेगा। एक फॉर्मूला है ये लापिस लाजुली का, जो कि फाइन इंक होता है, Na5Al3Si3O12 इज कॉल्ड लापिस लाजुली, जो कि फाइन ब्लू कलर का मिनरल है और इसका यूज हम करते हैं प्रिंटिंग के लिए। इट इज यूज फॉर द प्रिंटिंग। इसके बाद ये इसका हूप्स प्रोसेस है, जहां पे हम इम्प्योर एल्यूमिनियम को प्योर करते हैं तो एनोड के ऊपर एल्यूमिनियम मेटल Al3+ में कन्वर्ट होगा। हल्का होता है एल्यूमिनियम मेटल, इसलिए ऊपर उठेगा और कैथोड पे आके प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, impure aluminum is done by Hoops process, is done by Hoops process। एक और इससे रिलेटेड एल्यूमिनियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इट इज इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी ऑल्सो, दैट इज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। In this process, metal oxide of high melting point is converted into its metal. Okay, तो high melting point वाले मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। थर्माइट वेल्डिंग, ये भी ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन ध्यान रखना है थर्माइट का। 3 part of Fe2O3 and 1 part of aluminum mixture is called thermite mixture, और थर्माइट मिक्सचर यूज होगा थर्माइट वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम दो मेटल, टूटे हुए मेटल्स को जोड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे एलम्स के बारे में। तो एलम्स आर द डबल सॉल्ट, द्विक लवण होती हैं फिटकरियां। डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। और क्या खास बात होती है डबल सॉल्ट में, आयोनिक होता है, और इसके साथ साथ जब तक वो सॉलिड स्टेट में है तब तक एग्जिस्टेबल होता है, लिक्विड स्टेट में जाने पर अपना एग्जिस्टेंस लॉस कर देता है। लिक्विड स्टेट में जाने पर अपना एग्जिस्टेंस लॉस कर देता है। K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24 water, in every time 24 water is there, so it is called isomorph। K2SO4 Cr2SO4 whole thrice dot 24 water is called chrome alum। अमोनियम के साथ होगा तो इसको हम कहेंगे फेरिक एलम। इसके बाद alloys of aluminium, तो the important alloys are there, aluminium plus magnesium is called magnesium। इसके बाद ड्यूरेलोमिन AlCuMnMg का कॉम्बिनेशन है, ड्यूरेलोमिन और पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन बनाने के लिए यूज होता है। वेरी टफ and very lighter in weight। Artificial gold containing about 95% aluminum and
50% ऑफ कॉपर। अल्निको, तो अल्निको में एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट के साथ 50% आयरन होता है। एंड अल्निको इज यूज्ड टू मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है अल्निको। एंड नाउ नेक्स्ट इज द वाई अलॉय। एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और मैग्नीशियम का अलॉय है वाई अलॉय, और गाड़ियों के पिस्टन बनाने के लिए यूज होता है वाई अलॉय आर यूज्ड फॉर मेकिंग पिस्टन्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कार्बन फैमिली के मेंबर्स के बारे में, अबाउट कार्बन फैमिली। तो सेकंड पार्ट में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आर द मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली इंक्लूडिंग UuQ, अनक्वाडियम को इंक्लूड करते हुए। कार्बन नॉन मेटल है। सिलिका और जर्मेनियम दोनों मेटालॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं और सेमीकंडक्टर के जैसा भी काम करते हैं। टिन और लेड दोनों मेटल्स हैं। एटॉमिक साइज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कार्बन की तो मैक्सिमम है, डाउन साइड जाने पर डिक्रीज भी होती है, बट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज मोर देन टिन। तो यहां पे ये खास बात ध्यान रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज मोर देन टिन बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ लेड, क्योंकि लेड का 4f कंप्लीटली फिल्ड है और वो शील्डिंग को कम करता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +2। +4 का टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर डिक्रीज होता है, जबकि +2 का टेंडेंसी डाउन साइड जाने पर बढ़ता है। लेड के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो स्टेबिलिटी आप +2 पूछेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पीबी में, फिर एसन में, फिर जर्मेनियम में। और अगर स्टेबिलिटी आप +4 पूछेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन में तो होगा ही होगा, कार्बन सिलिका में +4 हाई स्टेबल होगा, और अगर इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो जर्मेनियम में +4 हाईली स्टेबल होगा। जर्मेनियम +4 से +2 में जाने की कोशिश करेगा। टिन भी +4 से +2 में जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेंगे ये दोनों मेंबर, जबकि पीबी +4, अच्छा जर्मेनियम और टिन जो है उनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर SN2 और SN+ Ge2+ में जाते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेंगे, जबकि पीबी में नेचुरल टेंडेंसी होगी पीबी +4 से Pb2+ में जाने की। तो Pb+4 कंपाउंड्स जो है वो ऑक्सीडेशन यहां पे कम कर रहा है अपनी, तो वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। Pb+4 इज नॉट स्टेबल मेंबर, Pb+4 स्टेबल मेंबर नहीं है, वो Pb2+ में जाने की कोशिश करेगा, जबकि जर्मेनियम 2+ और टिन 2+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेंगे। कैटानेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटानेशन? अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ना, अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ना। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटानेशन। कार्बन में ये टेंडेंसी इस ग्रुप के मेंबर्स में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और परफेक्टली टेट्रावैलेंट नेचर के कारण कार्बन में कैटानेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका कैटानेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, लेड कैटानेशन शो नहीं करता है, लेड कैटानेशन शो नहीं करता है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज एलोट्रॉफी। तो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिबिटेड इन 2 or more than 2 फॉर्म्स, जब एक तत्व 2 अथवा 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इट इज नोन एज एलोट्रॉप्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज एलोट्रॉफी। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में मिलेगा जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उनको हम कहेंगे एलोट्रॉप्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉफी। कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स आते हैं, और एमॉर्फस में आ जाएंगे चारकोल और लैंप ब्लैक, चारकोल और काजल। ठीक है, मतलब कोयला और काजल, ऐसा आप समझ लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पीबी डू नॉट शो एलोट्रॉफी, लैड एलोट्रॉफी शो नहीं करता है, पीबी डू नॉट शो एलोट्रॉफी। नाउ अबाउट डायमंड। इन डायमंड carbon atoms are sp3 hybridized. It is tetrahedral in shape, bond angle exactly 109 degree 28 minutes. Due to tetrahedral linking, चारों वैलेंसी अलग अलग कार्बन से जुड़ी होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, so it is very hard. All 4 valence electrons are involved in bond formation, so there is no free electron. So diamond is bad conductor of electricity, इसलिए डायमंड विद्युत का कुचालक होता है। Its refractive index is very high, that is 2.5. इसका अपवर्तनांक उच्च होता है जो कि 2.5 है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही ये कट करने पर स्पेशल ग्लिटर्स की प्रॉपर्टी शो करता है, ट्विंकलिंग या चमकता है ये विशेष प्रकार से। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका गलनांक लगभग 3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डायमंड का उपयोग ज्वेलरीज, ग्लास कटिंग टूल्स और रॉक ड्रिलिंग टूल्स के लिए किया जाता है, चट्टानों में छेद करने के लिए, कांच को काटने के लिए और डायमंड के आभूषण बनाने के लिए डायमंड का यूज होता है। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ग्रेफाइट कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि sp2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, एंड एवरी टाइम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिमेन्स, हर बार एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बचेगा, विच मेक्स द ग्रेफाइट एज अ गुड कंडक्टर, जो कि ग्रेफाइट को सुचालक बनाता है। तो सिंपली ऐसा ध्यान रखना है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि डायमंड के चारों इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ इसके 2 लेयर्स के बीच में वैंडरवाल फोर्स भी आते हैं। उन वैंडरवाल फोर्स के कारण ग्रेफाइट की 2 परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। द लेयर्स हैविंग प्रॉपर्टी टू स्लाइड ओवर ईच अदर, 2 परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, और इस फिसलने की प्रॉपर्टी के कारण ग्रेफाइट का यूज जो है वो लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए, पेंसिल्स बनाने के लिए ग्रेफाइट यूज होता है।
तो खास बात है गुड कंडक्टर होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फ्लोरीन्स was developed by Carl Kroto and Smalley। फ्लोरीन सिंथेटिक आइसोटॉप है, एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसको जो है कार्ल क्रोटो और स्मैली ने 1985 में डेवलप किया था। ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरीन इन द ऑनर ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्ट फ्लोरीन। अमेरिकन आर्किटेक्ट फ्लोरीन के नाम पर इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। और दो तरह का रहता है C60, कार्बन के 60 एटम का एसोसिएशन, फुटबॉल के जैसी संरचना वाला कंपाउंड है। C60 जो है वो फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ साथ इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। 20 षटभुजी और 12 पंचभुजी रिंग का एसोसिएशन है कार्बन 60। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन 60। इसके बाद कार्बन 70, तो पेंटागोनल रिंग्स रहते हैं इसमें 12 और हेक्सागोनल रिंग्स का नंबर इसमें 25 रहता है। 25 इज द हेक्सागोनल रिंग्स इन द कार्बन 70। इसके बाद रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, तो सभी मेंबर्स हीट करने पर एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल मेंबर्स ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, Si से SiO2, जर्मेनियम से GeO2, SnO2 और Pb से PbO। अब खास बात क्या है ये ध्यान रखना है। CO2 और SiO2, CO2 और SiO2 पानी में डालने पर H2CO3, H2SiO3 बनाते हैं जो कि एसिड है। तो इसलिए CO2 और SiO2 एसिडिक नेचर के कंपाउंड्स हैं। GeO2, SnO, SnO2, PbO, PbO2 ये सब जो है एम्फोटेरिक कंपाउंड हैं, उभयधर्मी यौगिक हैं। जबकि अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। CO2, SiO2 एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है और इस फैमिली के अदर मेंबर के ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक हैं, मतलब उभय धर्मी प्रकृति के हैं। अब एक यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है कि CO2 जो है वो गैस है जबकि SiO2 जो है वो सॉलिड है, क्यों? Why CO2 is gas and SiO2 is solid? तो CO2 का जो कार्बन है, देखो CO2 जो है sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर मॉलिक्यूल है। एक्साइटेड स्टेट का जो कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 ऑक्सीजन का 2s2 एक्साइटेड स्टेट में कार्बन कैसा हो जाएगा 2s1 2p3 और यहां पे हर कार्बन से 2 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, 2 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैं वो 2s2p है। कार्बन और ऑक्सीजन के जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैं, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन से हैं? 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं। इस 2s2p ऑर्बिटल की सेम एनर्जी और छोटे साइज के कारण जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ ही पाई बॉन्ड भी बन जाता है। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड भी बन जाएगा और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बनने के बाद हर कार्बन स्टेबल हो जाएगा, उसकी बैलेंसी जो 4 होती है वो पूरी हो जाएगी। एंड
व्हेन बैलेंस इज कंप्लीटेड देन इट इज एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, तब वो उस सिस्टम से चला जाएगा, उस सिस्टम से चला जाएगा, इट इज एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। और हर मॉलिक्यूल का अपना स्टेबल एग्जिस्टेंस होगा, ईच मॉलिक्यूल हैविंग इट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। इसलिए CO2 जो है वो गैस स्टेट में है। कॉमन तरीका कहने का ये है, देखो एक बार लिखा हुआ भी है तो इसको पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑफ 2s and 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन at the time of formation of sigma bond, p pi bonds are also formed. p pi bond भी उसी समय बन जाता है, which makes the molecule stable and it does not linked with other molecule. It does not linked with other molecule. इसलिए ये दूसरे molecule से जुड़ा हुआ नहीं होता है और CO2 इसलिए गैस स्टेट में पाया जाता है। जबकि SiO2 में सिलिका और ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है 2s2p और 3s3p, सिलिका का 3s3p, ऑक्सीजन का 2s2p, दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है, दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है। इसलिए SiO2 एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। सिलिका और ऑक्सीजन की एनर्जी जो कंबाइंड कर रही है 3s3p 2s2p वो डिफर कर रही है, इसलिए SiO2 एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है और ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ solid state. तो there is an important point. तो CO2 गैस है, कारण p pi बॉन्ड फॉर्मेशन, p pi बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण CO2 गैस है। SiO2 is solid, unable to form p pi बॉन्ड, सिंगल स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा। क्यों नहीं बना पाता है p pi बॉन्ड? क्योंकि सिलिका और ऑक्सीजन के कंबाइनिंग ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ वाटर के साथ रिएक्शन, हाउ the molecules react with water. Carbon, silica and germanium is not affected by water but decompose in water. पानी में डालने पर विघटित हो जाते हैं। जैसे वाटर के साथ अगर कार्बन पर अगर रेड हीट वाटर वेपर्स डालोगे, रेड हीट कार्बन पर अगर वाटर वेपर्स डालोगे, रेड हीट कार्बन पर अगर वाटर वेपर्स डालोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर मिल जाएगा। सिलिका और SN पर SiO2 और SnO2 मिलेगा। Pb डू नॉट रिएक्ट विथ प्योर वाटर, लेड कभी भी प्योर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट अशुद्ध जल या ऐसा जल जिसमें ऑक्सीजन है उसके साथ लेड धीरे धीरे डिकम्पोज होता है एंड स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड इन वाटर इज कॉल्ड प्लम्बोसोल्वेंसी। तो वाटर के अंदर लेड के डिसॉल्व होने का जो फिनोमेना है इसको कहते हैं प्लम्बोसोल्वेंसी। और ऑक्सीजनेटेड वाटर के अंदर लेड स्लोली डिसॉल्व होता है। रिएक्शन विथ एसिड्स, तो अगेन कार्बन, सिलिका एंड जर्मेनियम इज नॉट reacts with non-oxidizing acid like HCl.
कार्बन, सिलिका और जर्मेनियम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन टिन और लेड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो पीबी का जो E0 वैल्यू है वो -0.1412 रहता है, 12.12। एसन का E0 वैल्यू रहता है -0.14 और हाइड्रोजन का रहता है 0.00 वोल्ट्स। तो वो सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, ऑल द मेटल्स विच कम्स बिफोर हाइड्रोजन in the electrochemical series are able to displace the hydrogen from dilute solution of acid। इसलिए Sn और Pb हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो Sn SnSO4 बनाएगा और Pb H2SO4 डाइल्यूटेड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड होगा तो दोनों सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे। यहां पे ये नहीं पूछेंगे कि मेन कंपाउंड क्या बनेगा, PbSO4 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो गैस इवॉल्व होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ना कि हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद रिएक्शन विथ एल्कालीज, तो NaOH के साथ Na2SiO3, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। टिन और लेड एम्फोटेरिक है, तो नेचुरली एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर वाटर वाला है तो Na2SnO3 Na2PbO3 बनेगा, और अगर वाटर नहीं है तो Na2SnO2 और Na2PbO2। अभी बन रहा है सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बेट और सोडियम स्टैनेट, सोडियम प्लम्बेट और सोडियम स्टैनेट। वाटर के साथ अगर NaOH यूज करते हैं तो अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, तो सभी मेंबर हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं, CH4, SiH4, GeH4, SnH4 और PbH4, मतलब ऑल मेंबर्स फॉर्म टेट्राहेड्राइड्स, टेट्राहाइड्राइड्स। अगर आप डिकम्पोजिशन टेम्परेचर को देख रहे हो तो मीथेन के लिए डिकम्पोजिशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी भी उसकी सबसे ज्यादा है। मीथेन का 800, SiH4 का 450, 285, 150 और अनस्टेबल। तो विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट द वोलाटाइल नेचर ऑफ हाइड्राइड्स आर डिक्रीजेस। मीथेन का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन CNG कैसा होता है, मीथेन का ही तो कंपोनेंट है CNG, उससे ध्यान रख लो, वोलाटाइल नेचर का होता है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वोलाटाइल नेचर, वाष्पशील प्रकृति कम होती जाएगी, वैसे वैसे वाष्पशील प्रकृति कम होती जाएगी। ओके, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर मीथेन से लेकर PbH4 तक घटेगा। ओके, हैलाइड्स, members of carbon family form EX and EX2 type of halide. Type of halide in case of Pb is PbCl2 is more stable than PbCl4. अब halide में एक important point है, CCl4 एक water insoluble member है, CCl4 is insoluble in water where SiCl4 is soluble in water. CCl4 जल में अघुलनशील है जबकि SiCl4 जल में घुलनशील है। तो CCl4 में जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है वो 2s और 2p, ओके, एंड ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली पैक्ड हियर। पूरे ऑर्बिटल बैलेंसी बनने के बाद कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। नो d ऑर्बिटल इज देयर इन, नो d ऑर्बिटल इज देयर इन कार्बन। ओके,
जबकि सिलिका में खाली पड़ा हुआ d ऑर्बिटल रहता है। एंड इन दैट d ऑर्बिटल वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेस इन फॉर्म ऑफ लिगेंड। इन खाली पड़े हुए d ऑर्बिटलों में जल के अणु लिगेंड के जैसा स्थान ग्रहण करते हैं। The water molecule occupy space in form of ligand and it forms SiOH whole 4 and finally all the chloride is displaced from SiCl4. तो देखिए, in case of silica, empty d orbitals are present in which water molecules occupy the position in form of ligand and displace the chlorine atom. Hence, SiCl4 is soluble in water and there is no d orbitals in carbon, so CCl4 is insoluble in water. So this one is very important point. Our next topic is silicons. Again important point है ये. Synthetic polymer of silica are known as silicons. सिलिका के सिंथेटिक पॉलीमर को सिलिकॉन कहते हैं. सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सिलिका आर नोन एज सिलिकॉन. इट्स यूनिट्स आर सिमिलर विथ कीटोन्स. इसकी इकाइयां कीटोनों के समान होती हैं. तो यहां पे RCl SI के साथ अगर कंबाइंड कर रहा है तो अल्काइल क्लोरोसिलेन बना रहा है. इट फॉर्म्स alkyl chlorosilane. Okay, and this alkyl chlorosilane on hydrolysis to form hydroxysilane. और हाइड्रोक्सीसिलेन की जब दो यूनिट आपस में मिलेगी तो ये बना देगी सिलिकॉन. 2 units of hydroxysilane is combined to form silicon. Here it is RrSiO. RrCO को हम कहते हैं कीटोन. तो RrSiO है, इसलिए हमने कहा कि ये यूनिट जो है वो कीटोन्स के समान है. These units are similar with ketones. इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिलिकॉन्स के. तो सिलिकॉन के यूजेस हैं एज ए इंसुलेटर, वाटर प्रूफ मटेरियल और लुब्रिकेंट्स और ग्रीजेस बनाने के लिए. ठीक है, आजकल सिंथेटिक ऑयल आता है. कभी अगर आप शॉप पे मोबिल ऑयल डलाने जाएंगे तो बोलेंगे सिंथेटिक वाला डाल दें कि नेचुरल वाला डाल दें. सिंथेटिक वाले का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा रहता है. तो इंसुलेटर, वाटरप्रूफ मटेरियल्स, लुब्रिकेंट और ग्रीस बनाने के लिए यूज होता है सिलिकॉन. इसके बाद सिलिकेट्स. सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड. जितना भी अर्थ क्रस्ट के अंदर आपका मटेरियल मिलता है वो बेसिकली सिलिकेट्स के फॉर्म में रहता है. रॉक्स जो है वो सिलिकेट्स के फॉर्म में रहती है. तो सिलिकेट इज द सिलिका ऑक्सीजन बॉन्डेड कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं सिलिकेट. और इसकी बेसिक यूनिट होती है SiO4 4-. अब कुछ टाइप के सिलिकेट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. ऑर्थोसिलिकेट, तो जो नेचुरल यूनिट थी वही ऑर्थोसिलिकेट की यूनिट भी है. These silicates are containing single discrete unit of SiO4. Pyrosilicate. These silicates contain 2 units of SiO4 4- joined along one corner with oxygen, जिसका एक कॉर्नर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है. मतलब यहां पे SiO4 की जो एक यूनिट है वो ऑक्सीजन के साथ दूसरे यूनिट से जुड़ती है. साइक्लिक सिलिकेट. और यहां पे साइक्लिक सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन शेयर करते हैं दूसरे मेंबर के साथ. 2 ऑक्सीजन एटम शेयर विथ अनदर मेंबर. अब उसके बाद बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ जनरल पॉइंट्स पर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड.
कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड है, उदासीन यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, 2 इसने ऑक्सीजन से शेयर किया तो 6 ही हो रहे हैं वैलेंस शेल में। बट हियर अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स कार्बन टू कंप्लीट द वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी को 8 पूरा करने के लिए, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, इसके लिए ऑक्सीजन का एक एटम अपना लोन पेयर कार्बन की तरफ ट्रांसफर करता है। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको अपने मेमोरी में, ब्रेन की मेमोरी में सेव रखना है। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कैसे बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को? तो फॉर्मिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ब्लू फ्लेम के साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। एयर के साथ लिमिटेड अमाउंट ऑक्सीजन में बर्न कर दीजिए कार्बन को, तो भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, खास बात है कार्बन मोनोऑक्साइड में उसका टॉक्सिक नेचर, इसको याद रखना है। तो चलिए याद करते हैं इसको। When a person inhale कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेता है, मान लो वो आग जलाकर कमरे में सो गया है रात को खिड़की दरवाजे बंद करके, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल कर लेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस कॉम्प्लेक्स इज 3 times मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो बना कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रेस्पायर करने से, वो ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स की तुलना में लगभग जो है 300 गुना अधिक स्टेबल होता है, 300 times मोर स्टेबल, जिसके कारण अब लंग्स का ऑक्सीजन को खींचने का जो पावर है, ऑक्सीजन को ले जाने का जो हीमोग्लोबिन का पावर है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है। इन दिस केस अगर ऑक्सीजन कैरिंग पावर कम होगी तो पर्सन को सफोकेशन होगा, द सफोकेशन एंड फाइनली कॉज डेथ। पर्सन को सफोकेशन होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नोन एज एस्फेक्सिया। इस कंडीशन को हम एस्फेक्सिया कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज एस्फेक्सिया। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे 5% कार्बन डाइऑक्साइड और 95% ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं इसके रेस्पायरेशन के लिए, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड कार्बोजेन। इस मिक्सचर को कार्बोजेन कहते हैं एंड दिस मिक्सचर इज एबल टू ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स। अगर व्यक्ति जीते जी अस्पताल पहुंच गया तो उसका ट्रीटमेंट है ये, उसका ट्रीटमेंट है ये। इसके कारण क्या होगा, धीरे 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 ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा और पर्सन को बचाया जा सकता है। तो कार्बोजेन इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन
which is used for the respiration of the patient which is suffering from asphyxia. Now, some important points. CO2, acidic in nature. Solid CO2 is known as dry ice or dry cold. ठोस CO2 को ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड कहते हैं। इसका यूज प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में किया जाता है। इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो ड्राई आइस जो है वो प्रिजर्वेटिव होता है, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। सब्जियों और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ड्राई आइस का यूज किया जाता है। CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है, इसको हम वाटर गैस कहते हैं। CO प्लस N2 का जो मिक्सचर है, इसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। CO प्लस N2 कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। मीथेन, मार्श गैस कहते हैं मीथेन को। 65% मीथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस के अंदर जो गोबर गैस भी कहलाता है, उसमें लगभग 65% मीथेन होता है। 90% मीथेन इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, और इसको हम CNG, LNG या PNG के नाम से जानते हैं। LPG, नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन का मेंबर रहता है ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन इज अ मेंबर ऑफ 4 कार्बन। CH3, CH2, CH2, CH3 is the formula for the normal butane. LPG के अंदर जो गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग गैस आती है हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए, वो है LPG। इसके अंदर लगभग जो है नॉर्मल ब्यूटेन भरा रहता है, और ये नॉर्मल ब्यूटेन जो होती है वो ऑर्डर लेस होती है, मतलब कोई स्मेल नहीं होती है इसमें। तो इसमें स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि फिर से लोगों को बचाया जा सके, है ना, इसमें स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए C2H5SH, इथाइल मार्केप्टॉन, इथाइल मार्केप्टॉन और मिथाइल मार्केप्टॉन का यूज किया जाता है। इथाइल मार्केप्टन और मिथाइल मार्केप्टन का यूज किया जाता है, जिससे इसमें बैड ऑर्डर आता है, और सिलेंडर अगर खुला हुआ है तो इस बैड ऑर्डर के कारण आप उसको पहचान जाओगे। इसके बाद ग्लास, तो ग्लास के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ग्लास। सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। कभी कभी अगर आपने बहुत पुराने ग्लास विंडोज को आप देखेंगे तो नीचे की तरफ वो थोड़ा थिक दिखता है, थोड़ा मोटा दिखता है नीचे की तरफ, जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि ग्लास जो है वो लिक्विड जैसा चल रहा है। तो ग्लास सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड है। अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं ग्लास। केमिकली सोडियम सिलिकेट और सोडियम बोरोसिलिकेट को हम ग्लास कहते हैं। सोडियम सिलिकेट और सोडियम बोरोसिलिकेट इज कॉल्ड ग्लास। तो सोडियम सिलिकेट या सोडियम बोरोसिलिकेट को हम ग्लास कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इट इज ऑल अबाउट पी ब्लॉक ऑफ 11th क्लास पोर्शन। देन हम लोग अब बात करेंगे 12th क्लास के पोर्शन के पी ब्लॉक के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं, उनको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है।
CO2 गैस है क्योंकि वो पी कार्बन पी पाई बॉन्ड बनाता है, SI जो है पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो वाटर सॉल्युबल है, जबकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इनसॉल्युबल है और SiCl4 वाटर में सॉल्युबल है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इनसॉल्युबल है क्योंकि कार्बन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जबकि सिलिका में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। उस d ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल को स्पेस प्रोवाइड कर पाता है। ओके, तो ये इसके सॉल्युबिलिटी का रीजन है SiCl4 का। इसके बाद CO2 एसिडिक है, SiO2 एसिडिक है, अदर ऑक्साइड सभी एम्फोटेरिक नेचर के हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सभी ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, CO2 और SiO2 एसिडिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। डायमंड बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो गुड कंडक्टर। हेक्सागोनल शीट के फॉर्म में मिलता है ग्रेफाइट और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ इसके दो लेयर्स के बीच में वैंडरवॉल फोर्स भी लगते हैं और उन वैंडरवॉल फोर्सेस के कारण ही ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट की दो परतें एक दूसरे पर फिसलती है और इसका यूज हम लुब्रिकेंट्स के लिए कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विथ कार्बन फैमिली। एलोट्रॉफी, तो लेड एलोट्रॉफी शो नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। और कार्बन में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दो एलोट्रॉप्स मिलते हैं। कैटानेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को, किसी एलिमेंट को अपने ही जैसे एलिमेंट से के साथ जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं कैटानेशन। कार्बन में कैटानेशन की टेंडेंसी हाईएस्ट होती है। कारण है छोटा साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज, परफेक्टली टेट्रावैलेंट कैरेक्टर और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस लेड के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इन तीन मेंबर्स में कंपेयर करते हैं तो जर्मेनियम में स्टेबल है, टिन में भी +4 स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Pb+4, तो Sn+4 Pb+4 से ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज अबाउट द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है B2H6 का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इसमें बोरॉन के दो एटम को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है। इस ब्रिज स्ट्रक्चर में दो बोरॉन एक प्लेन में आते हैं और वो दो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंसी बना लेते हैं। दो हाइड्रोजन एटम अप एंड डाउन प्रेजेंट होते हैं और ये अप एंड डाउन वाले जो दो हाइड्रोजन हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के तीन कॉर्नर्स को एसोसिएट करता है। इसको 2e3c, दो इलेक्ट्रॉन तीन कॉर्नर वाला कंपाउंड कहते हैं। और यहां पे जो इनसाइड बोरॉन BHB का एंगल है वो 97 का, बाहर में BHB का जो एंगल है वो 122 डिग्री का होता है। दो बोरॉन एटम के बीच का डिस्टेंस 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग है। बाहर की बॉन्ड लेंथ 1.19 आर्मस्ट्रॉन्ग और इंटरनल BH बॉन्ड लेंथ इज 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद
बोराजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बोरॉन हाइड्राइड B2H6 जो है, नहीं B2H6, हाँ, अगर B2H6 अमोनिया के साथ रखेंगे आप इसको, तो पहले ये एक बनाएगा कॉम्प्लेक्स B2H6.NH3, यहां पे ये एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड के पर हीट करने पर ये एडिशन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है B3N3H6 में, B3N3H6। दिस B3N3H6 इज कॉल्ड बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको हम बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। खास बात क्या होती है, या बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, दोनों के पास 42 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बोराजीन और बेंजीन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, बोराजीन और बेंजीन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद B2H6 के बारे में बात कर ही लिया था हम लोगों ने। 2 टाइप के बोरेन होते हैं, BnHn+4, इट इज टर्म्ड एज nidoborane or pronounced as nidoborane, and BnHn+6 is pronounced as archenoboranes। तो 2 टाइप के बोरेन्स होते हैं। इसके बाद बोरिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वीक मोनो बेसिक एसिड है, इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड। ये प्रोटॉन दान करने वाला अम्ल नहीं है, ये OH- आयन को गेन करने वाला एसिड है, तो इसलिए इसको मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। इट इज नोन एज मोनो बेसिक एसिड, इट इज नोन एज मोनो बेसिक एसिड। तो बोरिक एसिड एक वीक मोनो बेसिक एसिड है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ये भी ध्यान रखना। BOH होल थ्राइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, BOH होल थ्राइस है ना। तो यहां पे ये दूसरे के साथ, दूसरे मेंबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है बोरिक एसिड, दूसरे मेंबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। बोरिक एसिड वाटर सोल्यूबल रहेगा। और बोरिक एसिड का एक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंटीसेप्टिक जैसा जो यूज होता है बोरिक एसिड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोरेक्स, तो Na2B4O7.10 वाटर इज कॉल्ड बोरेक्स। और ज्वेलर्स बोरेक्स की बात करेंगे तो पेंटाहाइड्रेटेड होता है ज्वेलर्स बोरेक्स। ज्वेलर्स बोरेक्स इज पेंटाहाइड्रेटेड, पेंटाहाइड्रेटेड होता है ज्वेलर्स बोरेक्स। बोरेक्स को हाई टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो B2O3 बनता है। बोरेक्स को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो B2O3 बनता है। और इस B2O3 को हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। और ग्लासी मास होता है, ये कांच के जैसे टुकड़े रहते हैं, इसके मोती कांच के जैसे मोती रहते हैं, इसी को हम बोरेक्स बीड भी कहते हैं। और इसका यूज जो है वो अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। दिस इज नोन एज बोरेक्स बीड टेस्ट, इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। एक और फॉस्फेट बीड टेस्ट भी मैंने आपको बताया था इसके पहले एस ब्लॉक के मेंबर्स में। इसके बाद ये हो गया बात बोरेक्स के बारे में। फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना है। Na2B4O7.10 वाटर, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम बोरोनॉक्साइड इज द बोरेक्स। टिंकल, सुहागा भी कहते हैं इसको। और ज्वेलर्स बोरेक्स को भी, स्पेशली जो सुहागा है वो ज्वेलर्स बोरेक्स ही है ना। और बोरेक्स के स्ट्रक्चर में 2 बोरान एटम sp3 और 2 बोरान एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। ओके, लुईस एसिड में ध्यान रखना है कि बोरॉन ट्राइहाइलाइड जो है वो लुईस एसिड कहलाते हैं। और इन ट्राइहाइलाइड्स का जो एसिडिक नेचर है वो Bi3 से लेकर के बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तक घटता है। कारण है
फ्लोरीन का छोटा साइज, बोरॉन और फ्लोरीन के सेम ऑर्बिटल 2s2p जो कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरीन अपने लोन पेयर को बोरॉन के खाली पड़े हुए ऑर्बिटल में डालने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, और उसके कारण उसका लोन पेयर लेने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इसलिए जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इन ट्राइहलाइड्स में सबसे वीकेस्ट लुईस एसिड है, सबसे वीकेस्ट लुईस एसिड है। सभी ट्राइहलाइड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और प्लेनार शेप रखते हैं ये। तो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विथ पी ब्लॉक। ओके, तो पी ब्लॉक के फर्स्ट पार्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हमने कवर कर लिया है।